हेलो स्टूडेंट्स, आज एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर है ना, वो स्टार्ट करेंगे। इस संजीव की डेस्क वर्क में जितने भी मॉडल पेपर 8-10 मॉडल पेपर है वो करवाएंगे, प्लस एक्सीलेंट के मॉडल पेपर है वो भी करवाएंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दूसरा, यहाँ से देखो, एक मॉडल पेपर वैसे तो ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और तैयारी भी अच्छी हो जाती है। तो दूसरी बात, ये बड़े भी है तो पेपर में टाइम कम होता है, पेपर बड़ा आता है, तो उस हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करते हुए चलेंगे। तो पहले पार्ट में, जैसे पहला पार्ट क्या है, जैसे एक नंबर के कितने टाइप होते हैं, 12 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जो इसके 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें से एक ऑप्शन अपना सही होगा। तो पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का गुणनफल क्या दे रखा है, 180। उनका महत्तम समावर्त्य दे रखा है 30, तो लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात है करना है। तो जब भी दो संख्याओं को, आपने 1.4 में पढ़ा है, 1.3 में, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, LCM गुणा में HCF। किसके बराबर होता है, LCM गुणा में HCF। गुणनफल तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है कितना है, 180। और इसका महत्तम समावर्त्य यानी HCF दे रखा है कितना है, LCM अपने को ज्ञात है करना है, LCM ज्ञात करना है। तो LCM बराबर क्या आएगा, 1080 बट्टे 30। हल करेंगे तो 3 तिया 9, 6 तिया 18। तो LCM इसका क्या आ गया, 36। तो अपने हिसाब से ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा, एक त्रिघात है, घात कितनी है, बहुपद की त्रिघात है कि अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होती है। देखो, मैं दूसरी प्रश्नावली में 2.1 स्टार्ट करने से पहले त्रिघात, द्विघात और रैखिक बहुपद, जब भी रैखिक बहुपद की बात करें ना, रैखिक बहुपद, तो अधिक से अधिक शून्यांक कितने होंगे, इसके अधिक से अधिक शून्यांक कितने होंगे, 1। और अगर द्विघात बहुपद की बात करें, दूसरा कौन सा है, द्विघात बहुपद, दूसरा कौन सा है, द्विघात बहुपद, तो उसके अधिक से अधिक शून्यांक कितने हो सकते हैं, 2। और लास्ट में त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांक कितने हो सकते हैं, त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांक कितने होंगे, 3। तो इसमें त्रिघात बहुपद दे रखा है, तो अधिक से अधिक शून्यांक कितने हो सकते हैं, 3। तीसरा क्वेश्चन, बिंदु 5, -2 की एक अक्ष से दूरी होगी। तीसरा क्वेश्चन देखो इसका, ये देखो तीसरा, 5, -2 पॉइंट डिनोट करें। पहले तो देखो डिनोट करना है, ये कौन सा एक्स होता है, एक्स, ये होता है वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश होगा। तो ये मूल बिंदु होगा, क्या होगा, 0, 0। तो यहाँ 1, 2, 3 और 4, और ये बिंदु कौन सा हो गया, 5। यहाँ बाई का 1, 2, 3 और 4, यहाँ -1, -2, -3 और -4, यहाँ -1, -2, -3 और -4। तो अब इस बिंदु को अगर 5, -2 को डिनोट, x का मान 5 है जो अपने पास कहाँ है, यहाँ, और y का मान -2 कहाँ है, ये बिंदु कहाँ आएगा, 5 और -2 के सीध में। तो अब इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, बिंदु 5, -2 की x अक्ष से दूरी होगी। कौन से अक्ष से दूरी, तो यहाँ x अक्ष कौन सा है, ये x अक्ष से कितना दूर है, ये 2 यूनिट। कितने दूर है, 2 यूनिट। अगर वाई एक्स से दूरी पूछे तो वाई एक्स से कितना दूर होगा, ये 5 यूनिट। तो एक्स एक्स से दूरी पूछ रखी है तो कितना है, 2 यूनिट। तो तीसरे का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ब। चौथा क्वेश्चन, समीकरण y-3/7 बराबर -x/2 बराबर 1, यदि y बराबर 10 हो तो x बराबर है। तीसरे क्वेश्चन के समीकरण लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन है ये अपना, y-3/7 माइनस है x/2 बराबर 1। y का मान क्या है, 10। x का मान निकालना है, तो x किसके बराबर होगा, तो देखो जहाँ जहाँ y है ना वहाँ 10 रखते जाओ। यहाँ y है, y की जगह क्या रख दिया, 10 -3/7 -x/2 बराबर कितना है, 1।
तो 10 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा 7/7 -x/2 बराबर 1। अब 7 को 7 से काटो क्या बचा 1 -x/2 बराबर 1। अब x इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो यहाँ साइन चेंज होंगे, साइन चेंज होगा। तो अगर एक को इधर लेके आऊँगा तो -1 में तो x/2 -1 से 1 बराबर क्या आ गया तो 0। तो x का मान यहाँ क्या आएगा 0, x का मान क्या आएगा 0। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण px² + qx + r बराबर 0 है। p बराबर नॉट इक्वल टू 0 के मूल समान होंगे यदि, देखो ये कंडीशन बहुत बार है, चौथी प्रश्नावली में पढ़ी होगी। एक विभक्तिकर होता है, चौथी प्रश्नावली में पढ़ा होगा विभक्तिकर। विभक्ति कर डी का मान क्या होता है b² - 4ac। डी का मान क्या होता है b² - 4ac। अब मूल वास्तविक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, बराबर होंगे कैसे, अगर डी का मान क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये मान क्या हो धनात्मक हो, तो मूल क्या होते हैं, मूल क्या होते हैं वास्तविक व अलग अलग होंगे, अलग अलग, दोनों के मूल अलग अलग होंगे। दूसरा अगर डी बराबर 0 तो वास्तविक मूल तो होंगे, मूल क्या होंगे वास्तविक व समान होंगे, दोनों का मान क्या है एक जैसा होगा, समान होंगे। अगर d लेस देन इक्वल टू 0 है, d का मान क्या है लेस देन इक्वल टू 0, तो मूल क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, मूल क्या होंगे काल्पनिक। तो ये 3 कंडीशन है, ये ध्यान रखना भाई। डी जब भी मान डी का मान बड़ा हो 0 से तो क्या होंगे मूल वास्तविक वह अलग अलग होंगे। डी का मान अगर 0 तो मूल काल वास्तविक व समान होंगे, मूल वास्तविक तो होंगे, दोनों के मान एक जैसे होंगे, जैसे 2 हो गया दूसरा भी 2, एक -3 है तो दूसरा भी -3। तीसरा अगर डी छोटा है 0 से तो क्या मूल काल्पनिक है होंगे। तो इस कंडीशन में पांचवा द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे यदि, समान होंगे यदि तो क्या है यहाँ देखो समान होंगे तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, अपने हिसाब से अपने हल किया तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका समान है, तो q² बराबर किसके 4ac। यहाँ रखो देखो अगर समान होंगे तो इसके बराबर क्या आएगा 0, तो b² बराबर क्या आ गया 4ac। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा ये q² बराबर 4pqr। ये इसमें pq में रख रखा है तो उस हिसाब से हल करना। 5 क्वेश्चन समांतर श्रेणी 4 10 16 22 का प्रथम पद व सारमंतर होगा। समांतर श्रेणी क्या दे रखी है 4 10 16 22। 6 क्वेश्चन, अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। 6 क्वेश्चन, यह 6 क्वेश्चन, इसका 6 क्वेश्चन दे रखा है, समांतर श्रेणी दे रखी है एक अपने को 4 10 16 22 का प्रथम पद व सारवंतर का प्रथम पद व सारवंतर ज्ञात करना। तो आपने जब भी समांतर श्रेणी पढ़ी होगी तो प्रथम पद कौन सा होता है जो पहले पद आ रहा है, तो ए का मान इसमें क्या आ गया 4। सारवंतर डी का मान क्या होता है दूसरा पद यानी a2 - a1, दूसरा पद इसमें क्या है 10 - 4 यानी सारवंतर क्या आ रहा है इसका 6। तो प्रथम पद तो 4 आ रहा है, सारवंतर क्या आ रहा है 6, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा ब। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कोट 45 10 45। 7वां क्वेश्चन 10 45 प्लस कोट 45 का मान क्या होगा। आपने जब सारणी की 8.3 में सारणी के क्वेश्चन किए हुए तब पता चला होगा भी कोट 45 का मान हमेशा कितना रहता है 1, और कोट 10 45 का भी कोट 10 45 का मान 1 और कोट 45 का मान भी कितना होता है 1, तो इनको जोड़ेंगे तो 1 + 1 यानी कितना आ गया 2। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा अपना दूसरा। तीसरी अगला क्वेश्चन देखो इसका 8वां पार्ट, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई अधिकतम स्पर्श रेखाएं हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है 8वां क्वेश्चन।
जैसे एक बिंदु है, ये एक अपना वृत्त है, मान लो मैंने यहाँ एक बिंदु ले लिया P। अब इस बिंदु से इस वृत्त पर मैक्सिमम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक मान लो यहाँ खींच दी, दूसरी यहाँ खींच दी, मैक्सिमम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2। तो लिख सकते हैं भाई एक बिंदु बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? अधिकतम स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 2। तो 8वें का कौन सा सही होगा? ब। अगला, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है? 7 सेमी। 9वां क्वेश्चन, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेमी। कितनी दे रखी है? 7 सेमी। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल आपने 9th क्लास में अब पहले ही पढ़ रखा है, तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई का मान क्या रखना है? 22/7। तो वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 गुणा में 7 गुणा में 7। 7 से 7 घटा 22 आता है, कितना हो? 154 सेमी स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया? 154 सेमी स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है अपना? ऑप्शन नंबर है। एक बेलनाकार, अगला क्वेश्चन है 10वां। एक बेलनाकार बोतल का व्यास है 10 सेमी। यदि उसे 14 सेमी ऊंचाई तक द्रव भरा हो तो द्रव का आयतन है। 10वां क्वेश्चन देखो इसका। 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, एक बेलनाकार बोतल दे रखी है। एक बेलनाकार बोतल का व्यास दे रखा है 10 सेमी। मान लो ये बेलनाकार बोतल है, ठीक है, बेलनाकार बोतल है, इसमें व्यास दे रखा है इसका 10 सेमी। तो बेलनाकार बोतल की त्रिज्या क्या होगी? बेलनाकार बोतल की त्रिज्या क्या होगी? व्यास बटे 2 यानी 10/2 कितनी होगी? 5 सेमी। उसके बाद में यदि उसे ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई द्रव भरा है कितनी ऊंचाई तक? एच दे रखा है अपने को, एच कितना है? 14 सेमी भरा हो तो उसका आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला पढ़ा होगा। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई का मान क्या रखना है? 22/7। आर स्क्वायर का मान कितना? आर कितना निकला? 5 गुणा में 5। एच कितना है? 14। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अगर आप इसको हल करोगे, 22 को 5 से गुणा किया तो कितना? 110। फिर 5 से कितना गुणा में? 5 गुणा में 2। तो 110 को 5 से गुणा करो, 550 गुणा में 2। तो 550 को तो 1100 सेमी क्यूब। तो आयतन इसका कितना आएगा? 1100 घन सेमी। 10वें का आयतन कितना आएगा? 1100 घन सेमी। तो 10वें का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया अपना? ब। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? ब। उसके बाद निम्नलिखित एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र मैंने करवाई तो नहीं है, वीडियो तो नहीं डाला है, पर डाल देंगे। देखो माध्य ज्ञात, जब भी आपको माध्य ज्ञात करने का बोले ना, तो एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में उसे माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य किसके बराबर होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। और दूसरी होती है कल्पित माध्य विधि। किसके बराबर होता है? ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। और तीसरा कौन सा होता है? पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। तो इसमें क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ। तीन फॉर्मूले लिखाए थे। तो सूत्र नहीं है। एक अपना इसमें पढ़ा होगा, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये तो होता है। दूसरा सिग्मा एक्स प्लस ए एच बटे एन, ये सब कुछ फॉर्मूला नहीं पढ़ा ना। अब देखते हैं आगे। सिग्मा एफ एक्स बटे एन ये भी होता है, एफ डी बटे एन, ये तीनों तो फॉर्मूले होती हैं। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसका? ऑप्शन नंबर ब नंबर कोई भी माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो इसका।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है भाई। इसका लास्ट क्वेश्चन है 12वां। जब भी प्रायिकता की बात करें, प्रायिकता, तो आपको लिखाएगा प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 0 से लेकर 1 तक। अगर कोई संभव घटना है, घटना की प्रायिकता क्या होगी, 1। अगर कोई असंभव घटना है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0। और कहीं कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता तो उसकी प्रायिकता किसके बीच में वेरी करती है, 0 से लेकर 1 के बीच में। अब 2/3 इसमें ऑप्शन में देखो 2/3 दिया तो ये प्रायिकता हो सकती है। माइनस में कभी प्रायिकता नहीं होती, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया ये। उसके बाद में 15% प्रायिकता हो सकती है, 0.7 भी हो सकती है, तो माइनस वाली प्रायिकता कभी नहीं होती। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, ये 12 ABCD के क्वेश्चन है जो कर लिए। दूसरा, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के संबंध में धनात्मक पूर्णांक गुणन होते हैं या भाग होते हैं, ये बताना है। तो जब भी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के संबंध धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से है, किससे है, गुणन से है। वो पढ़ा होगा आपने कौन से प्रमेय, यूक्लिड विभाजन थ्योरम, तो वो ध्यान से पढ़ोगे तब पता चलेगा भाई किससे होता है, गुणन से होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, गुणन। 2 त्रिभुज सर्वांग सम कहे जाते हैं जब उनके आकार तथा अमाप क्या होंगे, सर्वांग समता के नियम आकार और अमाप समरूप में, तो क्या है, जैसे एक जैसा दिख रहा है वो जैसे त्रिभुज में 2 चीज़ पड़ी है, एक तो सर्वांग समता होती है, दूसरा कौन सा होता है, पहला तो होता है सर्वांग समता और दूसरा होता है समरूप। समरूप तो मान लो एक जैसा, जैसे ये वर्त है और ये वर्त है एक जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो ये तो गया सर्वांग समरूप। और दूसरा सर्वांग समता में क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट, उसका माप भी सेम हो, लंबाई भी सेम हो, एक जैसा दिख भी रहा हो, तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये पहले का तो आंसर आ गया गुणन, दूसरे का कौन सा हो गया, समान, दूसरे का क्या हो गया, समान। उसके बाद में तीसरा, इसका ऑप्शन नंबर 3 देखो, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो, साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, कोस थीटा, जहाँ थीटा है 0 से थीटा 90 तक, तो कोण का मान क्या हो सकता है। तो देखो, अगर मान लो साइन थीटा और बराबर कोस थीटा हो, अगर साइन 0 का मान निकालेंगे, साइन 0 बराबर कोस 0 हो सकता है कभी, देखो साइन 0 का मान क्या होता है, कोस 0 का मान क्या होता है 1, तो ये कभी भी बराबर है नहीं। साइन 30 कोस 30 भी बराबर है, नहीं हो सकता। तो थीटा का मान यहाँ क्या आएगा, 45 डिग्री। देखना साइन 45 और कोस 45, इनका मान, साइन 45 का मान क्या होगा, 1/2, और कोस 45 का मान भी क्या होगा, 1/2। तो ये दोनों मान कब बराबर होंगे, 1/2। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे को टेन थीटा बराबर क्या हो, कोट थीटा, थीटा 0 टू थीटा 2 90, तो अगर ये पूछे तो का मान बराबर होगा 1, तो 1 का मान क्या होगा, 45 बराबर कोट है 45। समझ में आ गया होगा। उसके बाद में इसका चौथा पार्ट, किसी अर्धवृत्त में बना कोण, देखो ये मैंने 12वीं प्रश्नावली करा रखी है, तो हमेशा याद रखना भाई, जब भी मान लो ये आधा वर्त है, यहाँ से ये कोण, ये पॉइंट मिलाएंगे तो ये हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का। तो किसी अर्धवृत्त में बना कोण कौन सा होता है, समकोण। कौन सा होता है, समकोण। किसी अर्धवृत्त में बना कोण कौन सा होता है, समकोण। उसके बाद में बंटन 7 4 6 3 8 5 9 का मध्य होगा। ये देखो बहुलक पढ़ रखा है, मध्य भी पढ़ रखा है आपने, तो इसका क्वेश्चन नंबर 5, 7 4 6 3 8 5 9 का माध्यक। तो माध्यक निकालने से पहले आपने 9th क्लास में माध्यक निकाला, सबसे पहले क्या करना होता है, दी गई संख्याओं को क्या करना, संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ता है, बढ़ते हुए
क्रम में लिखो, या अब अवरोही क्रम में लिखना हो तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है? 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 5, उसके बाद में 6, उसके बाद में 7, और उसके बाद में 8, और इसके बाद में 9। ये हो गया संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिख ली। उसके बाद में देखना माध्यक संख्या कौन सी होती है? माध्यक संख्या तो n+1/2, n+1, n क्या होगा? दी गई संख्या। जैसे इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या दे रखी है, +1/2 यानी 8/2, यानी चौथी संख्या कौन सी होगी? चौथी संख्या कौन सी होगी? माध्यक होगी। तो गिनो यहाँ से 1 2 3 4, तो इसका माध्यक क्या आएगा? इस बारंबारता बंटन का माध्यक क्या आ गया अपने पास? माध्यक आ गया 6। माध्यक क्या आएगा? 6। तो इसका माध्यक आ गया अपने पास 6। उसके बाद में प्रायिकता P का अधिकतम मान, देखो यहाँ प्रायिकता P का अधिकतम मान और न्यूनतम मान होता है। देखो अभी करवाया है, प्रायिकता का P का अधिकतम मान कितना हो सकता है? प्रायिकता वेरी कहाँ से कहाँ तक करती है? 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। तो प्रायिकता कहाँ से कहाँ? 0 से लेकर P से 1 तक। तो अधिकतम मान प्रायिकता का क्या हो सकता है? ये तो हो गया अधिकतम मान, और 0 क्या होगा? न्यूनतम मान। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? अधिकतम मान तो हो गया अधिकतम मान, तो 1 हो गया, और न्यूनतम मान क्या हो गया? 0। अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान है 0। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का पहला पार्ट देखो। तीसरे का पहला पार्ट, अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी है? प्रतिच्छेदी, समांतर या संपाती है? समीकरण लगाने अपने को देखो, इसमें 3 कंडीशन पढ़ी होगी आपने। पहले a1/a2 अगर बराबर नहीं है b1/b2 तो क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं और कौन से होते हैं? एक हल। क्या कितने हल होते हैं? एक हल। दूसरी कंडीशन है a1/a2 बराबर है किसके? b1/b2 बराबर है c1/c2। तो ये क्या होती है? संपत्ति रेखाएं। और हल कितने होंगे? अनेक हल होंगे। तीसरी अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो क्या होंगी? समांतर रेखाएं। और कोई हल नहीं है। तो ये कंडीशन भी पढ़ रखी होगी। तो ये तीनों यहाँ लिखने हैं भाई, ये इसके बराबर होगा, ये इसके। अगला द्विघात समीकरण दे रखी है। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देखो, एक द्विघात समीकरण दे रखी है अपने को। 3x² - 8x - 16 बराबर 0। मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने को अभी बताया था, ऑप्शन वाले क्वेश्चन किए थे तब। क्या करेंगे? निकालेंगे विभक्ति कर। तो पहले सेकंड क्वेश्चन है 3x² - 8x - 16 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है? ax² + bx + c बराबर 0। यहाँ a का मान क्या है? 3। यहाँ a का मान क्या है? 3, b का -8 और c का -16। ठीक है। अब ये तीनों मान निकाल लिए। अब विभक्ति कर d का फॉर्मूला, d क्या होता है? b² - 4ac। d क्या है? b² - 4ac। तो d बराबर b का मान यहाँ -8 है तो -8 का स्क्वायर, -4, a का मान क्या है? 3, c का मान क्या है? -है। तो d -8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 64। और अगर इसको हल करेंगे 4 × 12 और 12 को 16, ये माइनस और माइनस क्या हो गए? प्लस। 12 को अगर 16 से गुणा करोगे तो इतना आएगा 192। तो डी का मान 6 और 4 और 6, 9 और 6 15,
और कितना आ गया 256। तो ये क्या है बड़ा है जीरो से, क्या है बड़ा है जीरो से, तो लास्ट में लिखेंगे मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे, मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। उसके बाद में इसका अगला तीसरे का अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी -1 -2 -5 और -8 का सारांतर तथा अगले 3 पद लिखिए। समांतर श्रेणी तीसरा क्वेश्चन है, एक दे रखा है -2 -5 और -8 का एक तो लिखना है सारांतर और अगले 3 पद लिखने हैं। तो सबसे पहले सारांतर की बात करते हैं। सारांतर क्या होगा, A2 -A1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है, दूसरा पद यहाँ A2 का मान क्या है जो 2 नंबर पर है -2, A1 का मान क्या है 1, तो D -2 -1, तो इसका सारांतर तो क्या आ गया -3, सारांतर क्या आ गया -3। अब देखो अगले 3 पद लिखने हैं, तो यहाँ -1 -2 -5 और -8 तक, -8 और -3 कितने हो गए -11, -11 और -3 -14, -14 और -3 -17। तो अगले 3 पद इसके क्या होंगे -11 -14 और -17। यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसके बाद में इसका अगला क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन है ABC में AD कोण BAC का समद्विभाजक है। यदि AB 4 सेमी दे रखा है, AB 4 सेमी, AC 6 सेमी दे रखा है, BD 2 सेमी दे रखा है, तो BC का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, BC का। तो ये डायग्राम बनाओ, ये क्वेश्चन ध्यान से कर लेना। इससे छठा, जैसे ये 2 सेमी, यहाँ से क्या है ये लंब डाल है, समद्विभाजक है, मतलब इस कोण को क्या है 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ये क्या है 4 सेमी और ये क्या है 6 सेमी। ये यहाँ से यहाँ तक दे रखी है 2 सेमी। ये पॉइंट ए है, बी है और ये सी है और ये क्या है डी पॉइंट। तो पहले तो त्रिभुज, पहले तो आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी समानुपाती प्रमेय। क्या कौन सी होती है, समानुपाती प्रमेय से, समानुपातिक प्रमेय से जब भी दो त्रिभुज समरूप होंगे, दो त्रिभुज क्या होंगे समद्विभाजक है और बी डी का मान, ठीक है, तो इसमें बी और डी किसके बराबर होगा डी सी। इन दोनों समरूप होंगे तो दोनों के भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर डी सी, बराबर किसकी है ए बी बटा ए सी। जब भी दो त्रिभुज समरूप होंगे तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर। तो जो जो मान दिया है वो लिख दो। बी डी दिया 2, डी सी निकालना है, ए बी दिया अपने को 4 और ए सी 6। तो 2 से 2 कटा, तो 2 डी सी बराबर कितना आ गया 6। तो डी सी का मान कितना आएगा 6/2 यानी 3 सेमी। डी सी का मान क्या आएगा 6/2 यानी 3 सेमी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, डी सी का मान इसमें कितना आएगा 3 सेमी। यदि साइन 3x बराबर 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, साइन 3x बराबर 1 दे रखा है, साइन 3x बराबर 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले यहाँ साइन में है तो साइन कितने प्रमाण को सारणी में जाकर देखोगे तो साइन 90 का मान क्या होता है 1, साइन 90 का मान क्या होता है 1। तो 1 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ साइन 3x बराबर 1 की जगह क्या रख दिया साइन 90। तो साइन से साइन कटा यानी 3x बराबर कितना होगा 90। तो x का मान क्या होगा 90/3 यानी x का मान कितना डिग्री आएगा 30 डिग्री। उसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो त्रिकोणमिति वाले हैं।
उसके बाद में 2 टेन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात है करो। तो आपने सारणी कर ली होगी। तो छठा क्वेश्चन 2 टेन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? साइन स्क्वायर है 60 का मान। तो अब देखो साइन आपने 10 45 का मान पढ़ रखा है। 10 45 का मान कितना होता है? 1। और कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2। और साइन 60 का मान भी कितना होता है? √3/2। तो जो मान दिए वो यहाँ रख दो। 2 10 45 का 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 यानी √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 यानी √3/2 का स्क्वायर। तो 2 गुणा में 1 प्लस 3/4 यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 यानी ये 3/4 से ये 3/4 इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर क्या आएगा? 2। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि 0 से 90 डिग्री तक होने से किसी स्तंभ की परछाई की लंबाई में क्या परिवर्तन होता है? लिखिए। तो सूर्य की देखो यहाँ सुबह सुबह सूर्य है, उन्नयन कोण में वृद्धि 0 से कहाँ तक जा रही है? 90 डिग्री। तो जब भी मान लो यहाँ सूर्य है और ये मीनार है, यहाँ से उस टाइम क्या है? इस मीनार की छाया यहाँ है और 90 डिग्री से यहाँ तक आ गया ये सूर्य क्या है? 90 डिग्री पर। तो उन्नयन कोण कितना आ गया? 90 डिग्री। इस टाइम इस मीनार की परछाई होगी क्या? कुछ नहीं होगी। तो क्या लिख सकते हैं? परछाई उन्नयन कोण बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है उन्नयन कोण बढ़ने के साथ साथ परछाई क्या होगी? कम होती जाएगी। उसके बाद में इसका अगला क्वेश्चन कौन सा? उसके बाद में दी गई आकृति में कोण थीटा का मान निकालना है। तो आकृति कौन सी दी गई है? डिस्क में ये आकृति कौन सी है? ये। यहाँ थीटा का मान निकालना है। तो देखो मैंने 9वीं प्रश्नावली 8वीं प्रश्नावली भी करवा रखी है, अगर कोई किसी को नहीं आती तो देख लेना, इम्पोर्टेंट है। 10√3 मीटर क्या है? 10√3 मीटर। अब देखो ऐसा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात सोचना है। जब भी आप अपने को क्या है यहाँ 90 डिग्री है, ये थीटा दे रखा है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। ये हो गया आधार और ये क्या है? कर्ण। ये कौन सी भुजा है? कर्ण। जब भी आपको थीटा दे तो लंब और आधार ऐसा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात सोचो जिसमें लंब भी आ रहा हो आधार भी आ रहा हो। तो tan थीटा होता है tan थीटा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है अपना 30, आधार कितना है 10√3। 10 काटेंगे 1 3। अब मैं 3/√3 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 गुणा में √3/√3 तो √3। तो tan थीटा का मान क्या आ गया? √3। तो अब सारणी में सोचो भाई √3 किसके बराबर है? तो tan 30 का मान कितना था? tan 30 का तो 1/√3। तो tan 60 का मान क्या आएगा? √3। तो √3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? tan 60 यानी tan थीटा बराबर tan 60। तो tan से tan कटा, थीटा बराबर क्या आ गया? 60 डिग्री। थीटा बराबर क्या आ गया? 60 डिग्री। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन 2 वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं। यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 5 सेमी और 3 सेमी हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात है करो। क्या करनी है? केंद्रों के बीच की दूरी। जैसे मान लो ये एक वृत्त है और दूसरा एक बड़ा वृत्त है, इनकी त्रिज्या बाह्य स्पर्श करते हैं यानी ये कोई बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। तो उनके एक का केंद्र दे रखा है अपने को 3 सेमी और दूसरे बड़े वाले का क्या दे रखा है? त्रिज्या क्या दे रखी है? 5 सेमी। तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? 3 + 5 कितनी होगी? ये दूरी कौन सी है? उनके केंद्रों के बीच की दूरी। तो केंद्रों के क्वेश्चन नंबर है अपना 9वां के बीच की दूरी
कितनी होगी 3 + 5 यानी 8 सेमी। कितनी है 3 + 5 यानी 8 सेमी। उसके बाद में अगला, दो वर्त एक दूसरे को अंतःस्पर्श करते हैं तो उनके उभयनिष्ठ भुजा उभयनिष्ठ उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या लिखिए। तो इसमें दो वर्त अंतःस्पर्श कर रहे हैं, जैसे मान लो ये एक वर्त है और दूसरा वर्त क्या है अंतःस्पर्श कर रहा है, तो ये मान लो यहाँ एक अंतःस्पर्श करने वाला उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है इसकी एक। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होगी उसकी एक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है इसका 11वां 21 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त से काटे गए त्रिज्या खंड का कोण कितना दे रखा है 60। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 21 सेमी। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मान लो ये एक वृत्त है, यहाँ एक कोण है, यहाँ 60 डिग्री का कोण है, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो मैंने 12वीं प्रश्नावली करवाई है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है πr² θ/360। तो अब देखो पाई का मान क्या रखना है 22/60, आर का मान क्या है 21 यानी 21 गुणा में 21, थीटा कितना दे रखा है 60/360। इसको काटेंगे यहाँ एक अच्छा है 7 × 21, 3 × 3, 3 दूनी 6, 11 दूना 22 काट दिया। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा 11 गुणा में 21, तो इसको आप हल करोगे तो क्या आएगा 231 सेमी स्क्वायर। क्या आएगा 231 सेमी स्क्वायर। यहाँ तक कर लिए, वीडियो भी लंबा होता जा रहा है। उसके बाद में अगला देखो, यहाँ 3 क्वेश्चन तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद में इसका 12वां क्वेश्चन है लास्ट इस वीडियो का। एक थैले में 5 लाल और 4 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है गेंद लाल होगी। जैसे मान लो ये एक थैला है, उसमें 5 लाल बॉल है, ठीक है, और क्या बोल रहा है कितनी 3 ये तो होगी काली, 5 लाल और 3 क्या है काली गेंद। अब एक गेंद इसमें से पिक कर रहे हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है, तो प्रायिकता में पढ़ा होगा संभव परिणाम बट्टे क्या होता है कुल परिणाम, ठीक है, ये पढ़ा होगा। संभव परिणाम क्या है, अब देखो कौन सी गेंद निकाली जाती है, एक गेंद यादृच्छिक, क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल। अब लाल गेंदों की संख्या कितनी है अपने पास 3, तो संभव परिणाम तो क्या हो गए 3 बटा कुल परिणाम कितने हैं 3 और 5 8, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी 3/8, क्या होगी 3/8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।